नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको संसाधन विषय की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी और मेहमान से भी मिलवाते हैं। तो आज की बात में हम बता दें आपको किन महत्वपूर्ण विषयों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-00340। तो आज की बात में हम आज बात करेंगे यातायात सुरक्षा के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में श्री पद्म विलोचन शुक्ल जी हैं, जो कि डीसीपी ट्रैफिक है। और साथ ही में आज हमारे साथ होंगे समाज सेवक श्री संजय सोमानी जी, जो कि चीफ ट्रैफिक वार्डन है, और दोनों से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज बात करेंगे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो हम फ़ोन पर जुड़ेंगे सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से और मिलवाएंगे आपको हमारे मेहमान से भी। तो दर्शकों, दिन की हम शुरुआत करते हैं तिथि से, तो आइए नज़र डाल लेते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी है, 4 जनवरी 2024 तिथि है और दिन है गुरुवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। हर दिन कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है 4 जनवरी के इतिहास में। 1643 में मशहूर भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। 1906 में किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। 1962 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। वहीं 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच ताशकंद में भारत पाक वार्ता हुई थी। दर्शकों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इतिहास से जुड़ी हुई विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एक विचार कई बार हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार सेगमेंट में। तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और जितना निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। बिल्कुल सत्य वचन है ये कि हमें हमारा हृदय बहुत ही निष्पाप रखना चाहिए, बहुत ही निर्मल रखना चाहिए। और जब हम ये अपनाएंगे तो अपने आप हमारी सोच विचार भी शुद्ध होंगे। दर्शकों, आज आपको बता दें कि आज विश्व ब्रेल दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और लुइस ब्रेल ने सबसे पहली बार ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। उन्हें 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। और आज की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं यातायात सुरक्षा के बारे में। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आवागमन के लिए हमें सड़कों का माध्यम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें कोई भी कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का उपयोग सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। तो यातायात सुरक्षा से जुड़ी हुई बात करेंगे आज। हमारे साथ स्टूडियो में है डीसीपी ट्रैफिक श्री पद्म विलोचन शुक्ल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ हैं समाज सेवक और चीफ ट्रैफिक वार्डन श्री संजय सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे पद्म विलोचन सर कि यातायात सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक होना? यातायात सुरक्षा जीवन का एक आवश्यक विषय है। यातायात से तात्पर्य हमारा सड़क पे चलने वाले नियम और अनुशासन से है। हम सड़क पे जो अनुशासन है उससे यात्री जो हमारे वाहन में बैठे हैं यात्रीगण और उनकी सुरक्षा से संबंधित है कि जितना अच्छा हमारा अनुशासन होगा, सड़क का अनुशासन होगा, उतना व्यक्ति का या यात्री का जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। बिल्कुल सर, जीवन सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कई सारे नियम बनाए जाते हैं। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप जागरूकता के लिए काफ़ी कुछ कार्य करते हैं। कितने जागरूक है जनता, अगर हम मध्य प्रदेश की, हम भोपाल की बात करें यातायात नियमों को लेकर? जागरूक है, लेकिन और ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में हम डीसीपी ट्रैफिक श्री शुक्ला जी के मार्गदर्शन में अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं सोसाइटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में, और खासकर हम युवाओं पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे समाज का भविष्य है। बिल्कुल सर। पद्म विलोचन सर, आपसे जानना चाहेंगे ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ प्लानिंग करती है नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए? ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमारे जो ट्रैफिक एक एजुकेशन सेल है उसमें सोमानी जी और कई बच्चे और
शहर के कई विभिन्न जागरूक नागरिक उसमें सम्मिलित रहते हैं, पूरा ट्रैफिक विभाग सम्मिलित रहता है जी। उसमें हम विभिन्न स्कूलों कॉलेज के में जाकर एक समय समय पर उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, उनको बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं और विभिन्न समय पे नुक्कड़ नाटक अन्य चीज़ों के माध्यम से पूरी जनता को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी कुछ प्रयास किए जाते हैं, कई सारी गतिविधियां आयोजित की जाती है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जिससे कि जन जन जागरूक हो सके ट्रैफिक नियमों के बारे में। सर, मुख्यतः ट्रैफिक नियमों की हम जब बात करते हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है? ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जीवन में अति आवश्यक है। जिस तरह से हमारी दिनचर्या होती है वैसे ही हम जब घर से बाहर एक कदम बढ़ाते हैं अपने किसी भी वाहन के लिए, चाहे 2 व्हीलर चलाने के लिए या 4 व्हीलर चलाने के, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम उस वाहन के बारे में जाने कि वो वाहन किस प्रकृति का है, 2 व्हीलर है तो किस तरह का है या 4 व्हीलर है तो किस तरह का है, और हम जो भी वाहन चला रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए, चाहे वो लाइसेंस हो या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, उसका परमिट हो, उसके रजिस्ट्रेशन हो, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। फिर आपके पास लाइसेंस बहुत ज़रूरी है और गाड़ी जब हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हमारे पास जो यात्री चला रहा है व्यक्ति उसके पास तथा जो सवारी बैठ रही है दोनों के पास हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अगर अपने जीवन की रक्षा करनी है तो उसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, ये लोगों को क्यों नहीं लगता है कि उनके लिए बनाए हुए नियम हैं? लोगों में अवेयरनेस का अभाव है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, व्यक्ति मोबाइल लेता है, उस पर कवर और सारी चीज़ें लेता है, बिल्कुल, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाता, हेलमेट नहीं लगाता। वो पता नहीं खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, अपनी लाइफ से खेल रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। जब दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता ही है जी। उससे कहीं ज़्यादा परेशान होते हैं उनके घर वाले, मानसिक और आर्थिक रूप से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की। एक तरीके से लाइफलाइन होते हैं हेलमेट और ये जो सीट बेल्ट होती है। कोई भी घटना हो सकती है आपके साथ तो ज़रूर आप हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे पद्मलोचन सर कि स्पीड की जब हम बात करते हैं, आज के समय की अगर बात करें, सभी को जल्दी रहती है, सभी स्पीड में रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो ये स्पीड को कैसे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है? क्योंकि आम जनता हमेशा ही तेज़ी में भागना चाहती है या स्पीड में भागना चाहती है। बहुत अच्छी बात कही। स्पीड, आज हमारे पास गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी आ गई हैं जिनके चाहे वो बाइक्स हों चाहे कार हो, उनकी स्पीड काफ़ी अधिक है, काफ़ी अच्छे वाहन हैं और हमारी सड़कें भी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई हैं। बिल्कुल। तो नो डाउट काफ़ी तेज़ गति हो गई है, पर नगर निगम के द्वारा या जो हमारे PWD है उसके द्वारा जगह सड़क पर जगह जगह पर हमारे द्वारा गति कितनी, किस सड़क पर क्या किस गति से वाहन चलाना है उसके बोर्ड्स लगे रहते हैं और साथ ही हमारे द्वारा भी बताया जाता है कि आप इस गति से अधिक मत चलाइए। आप एक बात में आपको इसमें बीच में संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पूरे देश में, संभवतः मैं भोपाल का तो आपको बता ही सकता हूँ कि हमारे यहाँ जितने अपराध में जितने लोगों की मृत्यु नहीं होती उससे ज़्यादा कहीं हमारे एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग और जो यातायात के हमारे सुरक्षा मापदंड है उसका पालन न करना होता है। बिल्कुल सर, ओवर स्पीडिंग का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और बाकी में भारत में जितनी मृत्यु किसी और घटना से नहीं होती उससे ज़्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटना से होती है। सर, अगर हम बात करें व्हीकल फिटनेस की, सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का कवर और स्क्रीन गार्ड वगैरह सब कुछ लगाते हैं हम, लेकिन जब व्हीकल की फिटनेस की बात होती है तो उसमें भी लापरवाही करते हैं कई लोग, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका कहना चाहिए। अभी विगत कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं जो काफ़ी दर्दनाक और एक सोचनीय है कि हम वाहन लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का वाहन हो, हम उसकी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमको ये करना चाहिए कि एक निर्धारित अवधि में जो भी गाड़ी हम ले रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बड़ा हैवी व्हीकल हो, कि उसकी नियत समय पर सर्विसिंग कराते रहें और उसकी फिटनेस है, चाहे वो पोल्यूशन के संदर्भ में हो चाहे मेंटेनेंस के संदर्भ में हो, वो समय समय पे सर्विस सेंटर में जाके कराते रहें। और हमारे यहाँ 15 साल एक लिमिट रखी गई है वाहन की फिटनेस की, उसका भी हम पालन करें। अनावश्यक अन्य कई चीज़ों के द्वारा कि हम बिना फिटनेस के वाहन चला रहे हैं, उससे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो
समाज के लिए बड़ा कलंकित हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें व्हीकल की फ़िटनेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15 साल से ऊपर हो जाते हैं तब भी विशेष ध्यान रखें, और पोल्यूशन के लिए भी जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो सर्टिफिकेट ज़रूर लेना चाहिए। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनको रोड सेंस की जानकारी देते हैं, युवाओं को प्रेरित करना क्यों आवश्यक है? और बच्चों की भी बात करें, आप स्कूल में भी जा कर के बच्चों को रोड सेंस के बारे में, रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताते हैं, उसके बारे में आप अपना अनुभव साझा करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि युवा हमारे देश का भविष्य है। हम बचपन से ही किसी चीज़ को दिमाग में डालेंगे तो वो ताउम्र उनके काम आएगी। इसलिए हम युवाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम स्कूल कॉलेजेस में जा कर के, सोसाइटीज़ में जा कर के यूथ को अवेयर करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ उनको ले जा कर के, क्योंकि उनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ध्यान से सुना भी जाता है। और कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम आए हैं और दुर्घटनाओं में कमी आई है, लोग जागरूक हुए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी डीसीपी सर के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस पे और ज़्यादा फोकस करके और ज़्यादा प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे यूथ अवेयर हो और दुर्घटनाओं में कमी आए, जिससे समाज का भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल सर। सर, आप अपने ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम में कई सारे वीडियोस भी दिखाते हैं, उसको देखने के बाद क्या रिएक्शन रहता है युवाओं का या बच्चों का? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। प्रयास ये रहता है कि जो एक्चुअल एक्सीडेंट्स हुए हैं रोड के ऊपर जी, उनको दिखाया जाए, क्योंकि किन गलतियों से दुर्घटनाएं होती हैं वो उसको बच्चे देखते हैं और एक जहन में उनके बैठ जाता है कि ये गलती करने से इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसके बहुत ज़्यादा परिणाम सार्थक आए हैं और आगे भी भविष्य में निरंतर ये जारी रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। पद्मलोचन सर, आपसे जानना चाहेंगे, रोड सेंस की बात करें, रोड पर चलने की व्यवहार की अगर बात करें, कई सारे नियम ट्रैफिक पुलिस बनाता है, जेब्रा क्रॉसिंग की ही क्यों ना बात करें। सिर्फ गाड़ी चलाने की बात नहीं है, यहाँ जो पैदल चलते हैं लोग, उनको भी ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। तो ये रोड सेंस की अगर बात करें, भारत की बात करें, आज भी कहीं ना कहीं पीछे है भारत रोड सेंस में। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। जो रोड पे चलने के हमारे नियम है उसमें हमारे सभी नागरिकों में उसमें कमी देखी जाती है कि हम जेब्रा क्रॉसिंग से, ये साधारणतः छोटे शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि आप दिल्ली या बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग या रूल्स का काफ़ी अच्छे से पालन होता है सामान्यतः। बिल्कुल। पर मैं अपने यहाँ की बात कर रहे संदर्भ में देखना चाहूँगा कि हम लोग उस चीज़ का पालन नहीं करते। हम किसी भी चीज़ से सड़क पार कर लेते हैं, या हम डिवाइडर से मैंने कई जगह देखा डिवाइडर पे कूद के पार कर लेते तो सामने से तेज़ गति से गाड़ी आ रही तो दुर्घटना का हमें सामना करना पड़ता है। तो लोगों से यही है, जो ट्रैफिक एजुकेशन सेल के माध्यम से हम बताते हैं कि आप जेब्रा क्रॉसिंग से ही अपना रोड पार करें। जब चारों तरफ देख लें कि सिग्नल हो गया है तभी अपन पैदल पार करें, या जो वाहन चालक है वो भी जेब्रा क्रॉसिंग से अपनी गाड़ी व्हीकल पीछे रखें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को समय से समझाएं। और सोमानी जी के बारे में बताया जाए, इनके द्वारा कई अभी बीच में कई जगह रोड्स पे जो चौराहे हैं वहाँ पे कई बच्चों को खड़ा किया गया कि आप एक जो रोड के रूल्स का फॉलो करें और क्या किसकी क्या लेन है, कहाँ से हम ओवरटेक कर सकते हैं, उनकी चीज़ों के काफ़ी बताने के इन्होंने इनके द्वारा पूरे ट्रैफिक सेल के माध्यम से बताया गया है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा काम करते हैं ट्रैफिक वार्डन। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, कैसे बनते हैं ट्रैफिक वार्डन्स? अगर कोई सहयोग करना चाहे ट्रैफिक पुलिस का तो कैसे युवा जुड़ सकते हैं इस मुहिम से? ये एक विलिंगली वाला काम रहता है। हम स्कूल कॉलेजेस में और सोसाइटीज़ में जा कर के लोगों को आह्वान करते हैं कि आपके पास जितना भी समय है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, घंटा 2 घंटा, और उनकी सुविधा के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक को रेगुलेट कराने में उनका सहयोग करें। ये एक बहुत अच्छा मौका भोपाल पुलिस ट्रैफिक द्वारा दिया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक को फॉलो करवाने में, ये एक बहुत अच्छा मौका दिया है। और मैं आह्वान करूँगा बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सक्रियता से भाग लें। और ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती जी। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े।
बिल्कुल, समाज के उत्थान के लिए अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं, ट्रैफिक वार्डन बन सकते हैं और आप भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। सर, हाल ही में कुछ ही दिनों में ट्रैफिक अवेयरनेस वीक भी आने वाला है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ट्रैफिक अवेयरनेस वीक में हम विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से और विभिन्न न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों या अन्य चीज़ों के माध्यम से अपने ट्रैफिक के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें स्कूलों के माध्यम से हम चित्रकला प्रदर्शनी, चित्र बच्चों के द्वारा पेंटिंग्स बनाना, स्कूलों में प्रभात फेरियाँ निकालना, विभिन्न समाचार पत्रों और FM चैनल या दूरदर्शन के माध्यम से ट्रैफिक के बारे में प्रचार प्रसार करना हमारा प्रमुख कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अभी ट्रैफिक अवेयरनेस वीक आने वाला है, उसमें कई सारी गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिससे जन जन जागरूक हो सके। संजय सर, कब से कब तक ट्रैफिक अवेयरनेस वीक मनाया जाएगा और विगत वर्षों में काफ़ी कुछ कार्य किया गया है लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक करने के लिए, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। संभवतः 2nd वीक जनवरी में इसका शुरुआत होगी और विगत वर्षों में हम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में जा कर के अवेयरनेस के प्रोग्राम करे हैं। पुलिस ऑफिसर्स के साथ नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया जी। पोस्टरों, बैनरों के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया। प्रमुख चौराहे पे हमारे ट्रैफिक वार्डन, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रहते हैं और जो रूल को फॉलो करता है उनको हम लोग एक फूल दे करके, टॉफ़ी दे करके या प्राइज़ दे करके उनको सम्मानित करते हैं। और जो लोग ट्रैफिक फॉलो नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। इसी तारतम्य में रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। जैसा सर ने बताया, पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन भी आयोजित किए जाएंगे और इसकी रूपरेखा DCP सर के मार्गदर्शन में हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं और जैसा DCP सर का आदेश और मार्गदर्शन रहेगा और उसको बहुता के साथ मनाया जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया ट्रैफिक अवेयरनेस वीक के बारे में। पद्मलोचन सर, हम ये जानना चाहेंगे, उससे हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मैं शुक्ला जी से जानना चाहता हूँ कि अधिकतर कहीं पर लाइट नहीं है और नए नए चौराहे बन गए तो वहाँ पर यातायात पुलिस रहती नहीं है और कोई भी अपने वाहन खड़े करके चला जाता है और कुछ लोग वहाँ पर लगाने रोड डिवाइडर बनाए थे लेफ्ट में ताकि वहाँ दूसरे वाहन खड़े हो सकें। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसका कोई एक्शन ही नहीं करता इस प्रकार रोड डिवाइडर बनाने का। वहाँ उसके लिए आप कुछ करें तो उसको वहाँ से तत्काल हटाएं सर। जी सर, बिल्कुल, मैं आपको भोपाल के संदर्भ बना देता हूँ। ट्रैफिक जो है वो एक सामूहिक प्रयास है। शासन के जो विभिन्न अंग हैं और साथ में जनता भी शासन के विभिन्न अंगों के द्वारा एक संचालित किए जाने वाली गतिविधि है। ट्रैफिक सिग्नल्स और डिवाइडर बनाने का काम नगर निगम और PWD द्वारा किया जाता है और हमारे द्वारा बताया जाता है कि हमें किस किस स्पॉट पे कहाँ ट्रैफिक सिग्नल या डिवाइडर की ज़रूरत है। तो एक सम्मिलित प्रयास होता है। भोपाल शहर के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी यही हमारे यहाँ कुछ नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने का हमने नगर निगम को प्रस्ताव दिया है, तो निकट भविष्य में सिग्नल्स लग जाएंगे। और जहाँ तक आपने चौराहों का बताया है, वहाँ भी हम नगर निगम के माध्यम से वहाँ अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई करते रहते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि हमारे अंदर की पुलिस को हमें जागरूक करना ज़रूरी है। अगर हम चाहें तो ये बदलाव हम खुद भी ला सकते हैं पुलिस की मदद से। तो अशोक जी, एक सुझाव ये भी है कि आप भी खुद मदद कर सकते हैं पूरे जबलपुर शहर की। पद्मलोचन सर, ड्राइवर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आज की स्थिति में एक नई जो खबर आई है कि टैक्सी ड्राइवर्स के लिए नया नियम आया है और उससे कई सारी भ्रांतियाँ फैली और फिर स्ट्राइक हुई, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, वैसे ये कहना चाहिए कि ये भ्रामक जानकारी समाज में फैलाई गई है जी। कि इस तरह का नियम आ गया है कि बिल्कुल कठोर सजा है। उसमें सिर्फ ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप निकट सूचना दे देते हैं, घायल पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आपको वैसी कठोर सजा नहीं मिलेगी, कठोर दंड से दंडित नहीं की जाती। अगर आप पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं, जो घायल व्यक्ति की है, जो जिस वाहन से घायल हुआ है वो निकटवर्ती अस्पताल में ले जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, तो नो डाउट उसकी सजा या जो उसका फाइन है कम रहेगा। और इसमें आप ऐसा देखेंगे विश्व के लगभग सभी देशों में इस तरह का कानून का प्रावधान है। अगर हमारे नियम अच्छे होंगे तो नो डाउट हमारे जो दुर्घटना उसमें कमी आएगी
आप विगत देखें पिछले कुछ वर्षों में हमने इतने अच्छे व्यक्तियों को खोया है। एक प्रमुख उद्योगपति आपने सुना होगा, बॉम्बे पूना रोड पे जा रहे थे, बिल्कुल, मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, कि उनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। इसी तरीके से एक हमारे कुछ राजनेताओं की जो देश का भविष्य हो सकते थे, उनकी दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु हुई। तो हमने ऐसे अपने बहुत अच्छे नागरिकों का, बहुत अच्छे व्यक्तियों को खोया है सिर्फ छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो अगर हम अगर जो हम रूल्स फॉलो करेंगे, जो भी नए नियम आ रहे हैं, उससे हमारे उस व्यक्ति की कम से कम जीवन बच सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि नियम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये नियम हम सभी के लिए होते हैं, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए, और इससे कई महत्वपूर्ण ज़िंदगियां भी बच सकती हैं। सर बात करें अगर BRTS की, अभी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जिससे यातायात सुगम हो सके। भोपाल में BRTS हटाने का एक नया नियम आया है, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यातायात? BRTS बेसिकली भोपाल में कुछ शहर के बीच में जो BRTS बनाया गया था, हमारी सड़क की चौड़ाई उतनी नहीं थी, दोनों तरफ की सड़क के, BRTS के दोनों तरफ की सड़क की चौड़ाई उतनी नहीं थी, जिस कारण से हमारे वाहन चलने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती थी जी। अब जो हमारे पूरे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया है कि जल्दी ही हम BRTS को हटा देंगे, और जहाँ जहाँ BRTS है, चाहे वो बैरागढ़ वाला एरिया हो, चाहे बीच शहर में हो या मिसरोद रोड हो, सभी जगह हमारा BRTS हट रहा है। और जो बैरागढ़ है और मिसरोद रोड है, वहाँ हमारे निकट भविष्य में वहाँ फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, और बीच शहर में हम नगर निगम के द्वारा एक अच्छे डिवाइडर्स बना के यातायात को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे से बताई ये चीज़ कि BRTS हटने के बाद क्या कुछ हमारे लिए क्या कुछ सुगम हो जाएगी यातायात। और अब हम बात करेंगे अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के बारे में, और हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ेंगे श्री सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जानना चाहेंगे कि हाल ही में अयोध्या में होने वाला है उद्घाटन राम मंदिर का, और पूरे भारतवासियों को इसका इंतज़ार है, क्या कुछ तैयारी है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या की तैयारी तो चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, हम देखते भी हैं समाचार पत्र और सारी प्रक्रियाओं में। लेकिन मूल रूप से आप समझिए, हमें देखना ये है कि 22 तारीख को जब रामलला 500 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा के साथ यहाँ स्थापित होंगे, जी सर, उस समय हमारे अंतर्मन की क्या तैयारी होगी? बिल्कुल। क्या हम राम और राम के उन मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को समझ रहे हैं? विशेषकर नई पीढ़ी को जो है जागृत भाव से अंतर्मन में आनंद लाते हुए ये समझना पड़ेगा, राम भारत के आदर्श नहीं, त्रिलोक के आदर्श क्यों है? बिल्कुल। राम नर से नारायण पद के पथिक कैसे बने हैं? जी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए हैं? बिल्कुल। तो राम की जीवनी का प्रत्येक पल पल, राम के चरित्र का मैं समझता हूँ प्रत्येक क्षण किसी भी व्यक्ति को उनकी जीवन की दिशा और दशा बदलने में समर्थ है। बिल्कुल। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलाए नहीं सकता। तो ये एक परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमको एक अवसर मिल गया है कि हम सहज भाव से सत्संग करें या चर्चा करें। देखिए, जब भी आप बहुत सुंदर चिंतन करते हैं अपने जीवन में या अच्छी बातें करते हैं अपने जीवन में, तो वो ये माना जाता है, हम समझते हैं कि परमात्मा की कृपा हो, अर्थात बुद्धि से सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। बिल्कुल। तो ये मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि इस समय ये क्षण है, ये वो समय है जब भारत भूधरा के प्रत्येक चित्र में राम और राम के चरित्र की स्थापना हो। और ये तैयारी इसलिए भी कि जैसे आप ये समझिए कि रामचरितमानस में तो इतना विहंगम वर्णन है, तुलसीदास जी ने ऐसा विहंगम वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में कि जब रामलला आए थे तो क्या हो गया था, वहाँ ये समझ लें कि दिन और रात का भेद खत्म हो गया था। यही अंतर्मन में अनंत उत्साह ले लें। हम लोग अपने जीवन में इस बात के साक्षी बनने जा रहे हैं कि हमारे जीवन रहते, हमारे जीवन में एक रामलला की अयोध्या में ऐसी स्थापना हो रही, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ये प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति है और हम ऐतिहासिक साक्षी बन रहे हैं।
जी सुरेंद्र जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2024 को राम वर्ष भी माना जा रहा है और पूरे प्रदेशवासी भी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी है उस दिन की? मध्य प्रदेश में जहां तक मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक घर घर में ये तैयारी आप मध्य प्रदेश और भारत दोनों के संदर्भ में समानांतर मानेंगे जी कि जैसे रामलला के आने पर प्रत्येक घरों में दिवाली हो गई थी, वैसे प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक घरों में जो है व्यापक तैयारी है और अलग अलग जो जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं, जितने भी प्रकार के संगठन हैं, उनने 22 तारीख को रामलला की विचारधारा, रामलला के उपदेश और राम के चरित्र पर ध्यान रखते हुए अलग अलग गोष्ठियां, संगीत, भजन के कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि रखे हैं। जी सर। और उस दिन प्रत्येक घरों को जो है सुंदर सजावट और दीपक और फूल मालाओं से सजाया जाए, इस रूप में ये भाव रखे हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रसंगवश एक बात कहना चाहता हूँ बेटे। बिल्कुल। एक सुंदर वर्णन जो है वो रामचरितमानस में आता है, आप उससे समझ लें, वो प्रेरणा प्रत्येक क्षेत्र में आ गई है। बिल्कुल सुरेंद्र जी। जब मध्यकाल के समय में अभिजित मुहूर्त में रामलला का प्रकाट्य हुआ, पावन काल लोक विश्रामा में प्रगट कृपाला की स्थिति हुई, तो आप ये समझिए कि आप जब आसमान से सूर्य देवता निकल रहे थे, सूर्य जी मध्यकाल में स्थिर भाव में था, तो ये भाव हैं, ये वर्णन है कि सूर्य को लगा कि नहीं, मैं स्वयं भी चलूंगा इनके दर्शन करने। बिल्कुल। तो राम के जन्म के समय में 1 महीने तक दिन था, अर्थात रात हुई ही नहीं, सूर्य वहीं रुक गया। वैसे ही अनंत उत्साह से प्रत्येक घरों में तैयारी है, प्रत्येक चित्त में इस बात का आनंद है और ये बड़े व्यापक स्तर पर है और घर घर आनंद की अनुभूति प्रदेश में बनी। बिल्कुल सुरेंद्र बिहारी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि पूरा भारतवर्ष उत्साहित है, पूरा मध्य प्रदेश उत्साहित है, घर घर में जन जन उत्साहित है रामलला के स्वागत के लिए, क्योंकि अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं यातायात के बारे में और हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक श्री पद्मविलोचन शुक्ल जी, साथ ही संदेश सुमानी जी हैं। पद्मविलोचन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फिर ट्रैफिक रूल्स काफ़ी तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, कभी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो संक्षिप्त में आप जागरूक करें हमारे दर्शकों को। बेसिकली हम लोग शॉर्टकट चलने का प्रयास करते हैं, जो जनता में हम लोग सभी लोगों में एक शॉर्टकट की प्रवृत्ति होती है। शॉर्टकट हमेशा किसी भी चीज़ में चलना जीवन के लिए घातक होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि यातायात के नियम आपके जीवन के नियम हैं, आप उसको जीवन में ढालिए और उसका पालन करिए। चूँकि आप पार्किंग में देखेंगे, नियत पार्किंग डिसाइड की जाती है ताकि मार्केट में अव्यवस्था ना हो। सड़क पे जो नियम बनाए जाते हैं चलने के, उससे यातायात अव्यवस्थित ना हो। तो अगर हम यातायात के नियम, पार्किंग के नियम, अन्य चीज़ों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन भी उतना सुव्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर आपने हमारे दर्शकों को बताया, जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पद्मविलोचन शुक्ल जी, डीसीपी ट्रैफिक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ संजय सुमानी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो ये तो बात थी यातायात सुरक्षा के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, और अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहीं पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिनी, सुख
स्मारक, शौर्य स्मारक, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। यहाँ शौर्य परिभाषित करती काव्य पंक्तियाँ अंकित हैं। आदिकाल से वर्तमान तक दृश्य युद्ध के चित्रित है। दर्शित है इतिहास राष्ट्र ध्वज भारत के अभिमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। दर्शकों, अब हम आपको हमारे मेहमान में मिलवाने जा रहे हैं श्री आकाश दुबे जी से, और जो कि ट्रैवल फोटोग्राफर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। गुड मॉर्निंग मैम। जी, फोटोग्राफर मींस जो अपने नज़रिए से लोगों को खूबसूरत तस्वीरें दिखाता है, और आप है ट्रैवल फोटोग्राफर। कैसे शुरुआत हुई इस प्रोफेशन की? प्रोफेशन भी नहीं कहें, आपका शौक है, आपका पैशन है, तो जानना चाहेंगे। बहुत पुरानी बात है मैम, ज़्यादा पुरानी नहीं। 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स। उस टाइम मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मूवी देखी, मूवी में कुछ एक सीन्स थे जिसमें दिखाया गया था कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, फोटोग्राफी को फॉलो करें। तो दिमाग में कुछ चल रहा था कि कुछ करना चाहिए, बिकॉज मुझे कॉलेज टाइम से ही फोटोग्राफी का शौक था। बट मैं स्टार्ट कर चुका था अपना करियर, तो मैं सोच रहा था क्या करूँ आगे, कैसे करूँगा। बट 2010 में मेरे एक फ्रेंड ने कैमरा ख़रीदा, उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दिया कि मुझे आपके एंगल्स और आपकी फ़ोटोग्राफी बड़ी पसंद आती है जी। तो उनके कैमरे के थ्रू मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चालू किया, लोगों को मेरे एंगल पसंद आए। उसी तरह से मेरा फोटोग्राफी के लिए पैशन एकदम स्टार्ट हो चुका था मैम। बिल्कुल सर, आपकी फ़ोटोग्राफी वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है। हमने भी कुछ पिक्चर्स देखी हैं और आपको भी दर्शकों को दिखाएंगे कि बहुत सुंदर फोटोग्राफी आप करते हैं। अगर आपके वर्क लाइफ की बात करें, आप प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, साथ में आप फोटोग्राफी भी करते हैं, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे करते हैं? मैम बैलेंस करना थोड़ा टफ है, बट इतना भी नहीं है कि ना किया जा सके। जी। थैंक्स टू माय कलीग्स, थैंक्स टू माय बॉसेस, जिन्होंने मुझे इसमें बिल्कुल सपोर्ट किया, हमेशा हर चीज़ में कभी मना नहीं किया। टाइम को बस थोड़ा मैनेज करना होता है कि आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको वर्क को भी टाइम देना है, तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। हम लोग अगर ट्रैवल फोटोग्राफी की बात की जाए तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, स्टेशन के बाहर बहुत रहना पड़ता है। भोपाल से बाहर रहते हुए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको पहले से सब कुछ शेड्यूल करना रहता है। तो हम लोग वीकेंड्स प्लान करते हैं या कुछ ऐसी छुट्टियां प्लान करते हैं जिसके साथ मर्ज करके हम अपने वेकेशन को लंबा कर सकें, तभी अपना शौक पूरा हो सकता है। और काम अपने समय पर पूरा करके देना पड़ता है, तभी जाकर ये सब बिल्कुल, हमें अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। आकाश जी, ये जानना चाहेंगे, क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप एक फोटोग्राफर बन जाएंगे? सोचा तो नहीं था मैम, शौक हम लोग बचपन से ही था कि एक जब रील वाले कैमरे हुआ करते थे, तो फादर ने जब मुझे पहली बार कैमरा दिया था, हम लोग ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम मैं ही था जो परिवार की फ़ोटोज़ खींचा करता था जी। तो मैं कैमरे के पीछे ज़्यादा रहना पसंद करता था। तो तब से ही शौक था कि एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है या डॉक्यूमेंट करना है। पर डिजिटल कैमरे से करेंगे ये तब नहीं सोचा था, तब फोटोग्राफी थोड़ी टफ हुआ करती थी। बट आज के दौर में फ़ोटोग्राफी ईजी हो गई, तो हाँ ठीक है, सोचा तो नहीं था बट बिल्कुल शौक ज़रूर था। क्या फोटोग्राफी के लिए कोई ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? ट्रेनिंग लेना कोर्स करना ज़रूरी है? अब ज़रूरी नहीं है मैम। अब मैं नहीं चाहता कि ये कहना है कि ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास ऑनलाइन या यूट्यूब पर इतना कंटेंट है, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की ट्रेनिंग क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं जी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, सभी कुछ सीखा है एक्सपीरियंसेस से। आप जब एक बार कैमरा हाथ में लेते हैं, चलाना स्टार्ट करते हैं, मैनुअल मोड पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको धीरे धीरे सीख कर या एक्सपीरियंसेस से ही समझ में आता है कि किस जगह पर कैसी फोटोग्राफी आपको करनी चाहिए। और ट्रैवल फोटोग्राफी में सिखाया ही यही जाता है या समझा यही जाता है कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ही
डॉक्यूमेंट कर सकें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आप अपना प्रश्न सभी को पूछ 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चाहता हूँ कि फोटोग्राफी क्या मैसेज देती है, फोटोग्राफी करके समाज को क्या मैसेज मिलता है। और एक फोटोग्राफर, ठीक है आप ट्रेवलर फोटोग्राफर हैं या स्टिल फोटोग्राफर हैं, वो अलग चीज है। नेचर से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड फोटोग्राफी जो है, ये समाज की कौन कौन सी समस्याओं को हल कर सकती है फोटोग्राफी। क्योंकि वो तो कोई चीज है, आपने फोटोग्राफ लिया, उसका इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है आप लोगों का। काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी आपका, और इससे कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आकाश जी, आपसे ही सुनना चाहेंगे कि फोटोग्राफी से लोगों तक क्या। तो फोटोग्राफी के माध्यम से हम लोगों तक, खासकर ट्रैवल फोटोग्राफी से हम लोगों तक चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके पहुंचाते हैं। चाहे मैं किसी शहर में ट्रैवल कर रहा हूं तो उस शहर का ट्रेडिशन हो, उस शहर का फूड हो, उस शहर के लोग हो, वहाँ की कल्चर हो, ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करते हैं और लोगों तक प्रदर्शित करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे जैसे आपने सवाल किया, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप सपोज करिए, साथ हम आपकी फोटोज भी देखते जाते हैं जी। तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे रास्ते में कोई टाइगर साइट होता है, मैं उसकी फोटोग्राफ खींचता हूं, पर उसके साथ बिल्कुल एहतियात के तौर पर ये लिखता हूं कि आप इस रास्ते से ना जाएं या इस रास्ते पे संभल के निकलें। इससे लोगों तक एटलीस्ट मैसेज पहुंचता है कि हमें इस जगह से निकलना है या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को देखते हुए चलना है। जी, आपकी हम कुछ फोटोज देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत सी फोटो है जिसमें हम नेचर को देख पा रहे हैं, बादल को देख पा रहे हैं। भोपाल है, इससे पहले उदयपुर हम दिखा रहे थे। उदयपुर ट्रेवल के दौरान मॉनसून में उदयपुर बहुत खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट है वहाँ पर जी, कुंभलगढ़ राजा ये महाराणा प्रताप जी का फोर्ट हुआ करता था। तो ये बारिश के टाइम पे डॉक्यूमेंट किया गया है जी। तो बादल आपके आंखों के लेवल पे होते हैं। ये ताजमहल का फोटोग्राफ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर ताजमहल हम देख पा रहे हैं। आप कई ऐसे फोटोज क्लिक करते हैं जो बहुत ही अलग हैं या लोगों ने कैप्चर नहीं करे हैं, तो ऐसे ही आप ट्रैवल भी प्लान करते होंगे। आपकी बेस्ट फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ बताइए। बेस्ट फोटोग्राफ तो मैम मैं अभी तक ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई फोटोग्राफ बेस्ट लिया है। मेरे लिए आज भी लेना बाकी है बेस्ट फोटोग्राफ जी। पर अभी जो मैं हम लोग कुछ सालों से देखा जा रहा है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है इंडिया में। बिल्कुल, लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों की तरफ रुख बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो हम भी अभी बहुत सारे इंडियन जो धार्मिक त्यौहार हैं वो बहुत कैप्चर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पिछले 6 सालों से ऑलमोस्ट मथुरा वृंदावन की होली कैप्चर कर रहा हूँ जी। तो जो नंदगांव और बरसाना की होली को कैप्चर करने का जो उत्साह है वो बहुत ही अलग होता है। वो बहुत टफ भी होता है कि इतनी भीड़ के बीच में आप फोटोग्राफ कैसे पूरे कर पाते हैं, रंगों के बीच में बिना कैमरे को ख़राब किए आप कैसे फोटोग्राफ कर पाएंगे। वो बहुत ही टफ चीज़ है, बट एंजॉय करते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी में ये सभी चीज़ें। बेहद खूबसूरत होती हैं वो रंगों वाली, हम पिक्चर देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं। ये मथुरा की फ़ोटो है जो आकाश जी ने ली है। और सोशल मीडिया का क्या सहयोग है? आपकी जो फ़ोटोज़ है काफ़ी वायरल होती हैं सोशल मीडिया में, तो ये सोशल मीडिया युग में क्या सहयोग मिल रहा है आपको? सोशल मीडिया का बहुत बहुत बड़ा सहयोग बोलूँगा मैं कि अब जाके हम जब पहुँचे हैं इस दौर में कि सोशल मीडिया ही सभी मार्केटिंग करने का माध्यम बन चुका है जी। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही हम दर्शकों तक ज़्यादा पहुंचते हैं। पहले कुछ मैगजीन्स में प्रिंट हुए हैं फोटोग्राफ्स, अखबारों में प्रिंट होते हैं मेरे फोटोग्राफ्स, पर उससे हमें ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों ने देखा है। आपको तारीफ़ें आती हैं, आपको कॉल्स आते हैं कि आज आपका फला अखबार में प्रिंट हुआ है, तो वो कुछ एक कॉल्स होते हैं। बट सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जब आप देखते हैं तो लाखों करोड़ों लोग जब आपके फोटोग्राफ्स या वीडियोज़ को देख के तारीफ़ करते, तब आपको एटलीस्ट ये पता होता है कि कितने लोगों ने मेरे फोटोग्राफ्स को देखा या तारीफ़ की। उसमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कमेंट्स में, तो क्रिटिसिज्म भी आपको पता चलता है कि क्या आपको अगली बार सुधार करना है। और ये सारी चीज़ों के थ्रू जब आप वायरल हो जाते हैं, आपको कोलैबोरेशंस या मॉनिटरी मैं कहूँगा बेनिफिट्स भी मिलना चालू होते हैं बहुत जल्द। बिल्कुल सर, चलते चलते दर्शकों को क्या आप कहना चाहेंगे? फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो थोड़ा लेट हो गया, पर आप लोग अपनी युवा अवस्था में ही अगर इसको एज अ करियर चुने, आफ्टर 12th अब तो बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, वो करके भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पैशन है तो आप विथ एक्सपीरियंसेस भी इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको शुरू से ही चुने, आगे बढ़े, और बहुत ही ब्राइट करियर है सभी तरह की फोटोग्राफी में। बिल्कुल
बिल्कुल आकाश जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, अपने पैशन के बारे में, ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में बताया और आपको हमने दिखाया बहुत खूबसूरत से सर की फोटोग्राफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।